हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे के आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की। आप 2026 में अगर रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रेलवे का 2025 में जो पेपर हुआ है हमारे पास में, उसको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज जो हमने पेपर लिया है भाई, वो हमारे पास में है मैथ्स का पोर्शन, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएशन लेवल का मेंस का एग्ज़ाम हमारे पास में हुआ था, मेंस में जो हमारे पास में शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस पोर्शन की और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास में निकल कर आए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके का हमारे पास में पेपर था। प्रीवियसली हमने इसका एक शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर रखा है। आज की क्लास में हम जो सेकेंड शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी हद तक सिमिलर पोर्शन यहाँ पे दोनों पेपर्स में आपको देखने के लिए मिलता है। जो लेवल फर्स्ट शिफ्ट का था वही लेवल एज इट इज़ आपके पास सेकेंड शिफ्ट में है। थोड़ा सा ही कुछ क्वेश्चंस में ही हम अगर देखें तो वेरिएशन यहाँ पे है, बाकी एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक आपके लिए बेहतरीन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो है भाई ऑफिशियल ऐप हमारा आ चुका है। बहुत ही जल्दी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अपडेशन पे उस पर काम चल रहा है। तो उसमें आपको ये सारी जो पीडीएफ्स यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, सारी क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, सारा मटेरियल्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो 1 बाय 1 बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, ताकि बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलते रहे। तो चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पेपर की और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस निकल कर आए थे। सीबीटी 2 का पेपर है ये, ग्रेजुएशन लेवल शिफ्ट 2 का पेपर। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है। तो एनटीपीसी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन हमारे पास में आया, एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास मेंस में भी रिपीट होकर आया है। क्वेश्चन देखिएगा, हमसे कहता है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और x बराबर 4 होने पे y बराबर 6 है, तो y बराबर 32 होने पे x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन हमारे पास में क्या होती है सर। तो पहला तो दिया है x y के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी या व्युत्क्रमानुपात का सिंबल अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लेना होगा, k अपॉन वाई हमारे पास में हो जाएगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा भाई, रिलेशन हो जाएगा x और y के बीच में। अगर हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन हमने बना लिया, तो अब हम फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है उससे हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं और सेकंड कंडीशन से हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं। कंडीशन गिवन है x इक्वल्स टू 4 पे y इक्वल्स टू 6 है। अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू अगर 4 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू हमें 6 पुट करना होगा। x इक्वल्स टू 4 पुट कीजिएगा तो 4 इक्वल्स टू k/6 हमारे पास हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 24 हमारे पास में हो जाएगा। k इक्वल्स टू 24 हमारे पास हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन हमसे पूछिए y बराबर 32 पे x का वैल्यू बताइए। तो y इक्वल्स टू अगर हम 32 यहाँ पे पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं भाई। x का वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। k का वैल्यू हमारे पास 24 आ रखा है, और अगर हम y के वैल्यू की बात करते हैं तो y का जो वैल्यू है सर वो हमारे पास में गिवन है 32। इसको आप काट दीजिए, 8 तिया 24 और 8 चौका 32, तो 3/4 आपके पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये x का जो वैल्यू होगा सर वो कितना होगा आपके पास, 3/4 यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दो वस्तुओं x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 43% का लाभ अर्जित किया और y को बेचकर 12% की हानि हुई, संपूर्ण लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो ओवरऑल लॉस परसेंट हमसे पूछा है। हम बहुत आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं बाय यूजिंग डेविएशन, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा टोटल अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर हम लेते हैं भाई, तो इसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज़ था, या सपोज कर लीजिए सीपी आप ले लीजिए 200, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके पास 300 रुपीज़ ले लीजिए, 2:3 एडजस्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले में हमें क्या मिला भाई, 43% का प्रॉफिट मिला, तो प्लस 43% हमें यहाँ से मिला। सेकंड वाले में हमें 12% का लॉस हो गया, -12% यहाँ पे हो गया। ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं, 200 का 43% आपको यहाँ से फ़ायदा हुआ सर कितने का, 86 रुपीज़ का।
यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 12 या 36 रुपए का आपको नुकसान हो गया। कुल मिला के अगर ओवरऑल बात करते हैं, 86 का फायदा 36 का नुकसान, कुल मिलाकर 50 रुपए का हमें क्या हुआ सर, फायदा हुआ। कुल मिलाकर 50 रुपीज़ का हमें क्या हो रखा सर, फायदा हो रखा। अब ये जो 50 रुपीज़ है वो देखिएगा कितने पे हुआ। टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करते हैं तो 200 और 300, कुल कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500 रुपए का। और जस्ट अगर परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से, इतना निकल कर आ जाएगा भाई, 2020, 5 से 50 10 बार। ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रखा है सर वो हमारे पास हो रखा है 10%। प्रॉफिट में है ये बंदा, ये जो व्यक्ति है ये लाभ कमा रहा है कितने का भाई, 10% का ये टोटल लाभ यहाँ पे कमा रहा है। तो ये हमारे पास में सी ऑप्शन के साथ में क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 से विभाजित है। 93 से कौन सा नंबर यहाँ पे डिविजिबल है। अब अगर 93 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 93 हमारे पास में भाई 3 होता है और मल्टीप्लाई बाई 31 होता है। तो पहले 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिएगा 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 6 14 7 21, तो ये तो 3 से कट जाएगा। आगे देखिएगा 9 8 और 1 9 भी खत्म, 5 5 10 6 16, ये तो 3 से ही नहीं कटने वाला, ये तो 3 से ही नहीं कटने वाला। ठीक है, जैसे 9 आपने हटाया, 8 और 1 9 आपने हटाया, ठीक है, तो ये भी नहीं, ये तो नहीं कटेगा। आगे देखिएगा, आगे अगर देखते हैं 8 और 8 16 और 2 18, ये तो कट गया, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 5 31, ये नहीं कटने वाला। आगे देखते हैं तो 5 और 5 10 8 18, ये तो खत्म हो गया। 8 और 6 14, 14 और 7 अगर आप देखते हैं तो 21। तो पहला या चौथे में से कोई एक ऑप्शन आपका यहाँ पे फंस जा रहा है। अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हमें 31 से डिविजिबल लेना होगा। 31 से डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा सर। तो 31 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिएगा ये नंबर आपके पास करेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में पूरे तरीके से यहाँ पे आपसे क्या होगा, 31 से यहाँ पे डिविजिबल हो जाता है। चेक ही करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन में आके हम यहाँ पे फंस जा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, वापिस से आपके पास क्वेश्चन आता है भाई बेसिक लेवल पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। आपको यहाँ पे सबसे बड़े अनुपात के विषय में बात करनी है। पहला रेशियो अगर आप देखते हैं तो 43 रेशियो को कन्वर्ट करते हैं बटे में, डिवाइडेड बाई 76। दूसरा आपके पास में है 30/74। अगला हम देखते हैं 22/61, 22/61। अगला हम देखते हैं भाई 38/51, 38/51। ये चार हमारे पास में रेशियो यहाँ पे गिवन है। हमें क्या करना होगा, 1 बाई 1 इनको डिवाइड करके ही देखना होगा। अब देखिए हम नीचे की संख्या अगर देखते हैं, हर यहाँ पे देखते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ काट देते हैं। अंश से हर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। सभी का जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसको 1 बनाते हैं, डिनोमिनेटर को कोई वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। उससे अब कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब हम न्यूमरेटर को 1 बनाते हैं तो कंडीशन क्या होती है सर, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हमारे पास में हो जाता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। देखिएगा 30 से अगर हम इसको काटते हैं दोस्तों, 30 से ये तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। 22 से अगर आप काटते हैं ये भी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। 43 से अगर हम काटते हैं इसको तो ये तो 1 टाइम जाएगा, और 38 से ये 1 टाइम जाएगा। हमें चाहिए जिसका हर सबसे छोटा हो, तो इन दोनों को तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका हर तो बड़ा आ रहा है, 2 के रेट में आ रहा है, तो ये तो बड़े हो जाएंगे, तो इनको हम चेक नहीं करते। हम इसको चेक करते हैं। 43 से अगर हम इसको काटते हैं, एक बार हमने काटा भाई 43, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 3, डेसिमल के साथ 330 हमारे पास हो जाएगा। 4 7 28, 4 8 32, तो 7 बार हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं, तो ये 1.7 बनेगा। 38 से हमने काटा दोस्त इसको, 38 में हमने काट दिया, 3 13, 130 हमारे पास में बचेगा, 4 3 12, हम 1.3 के पास तक ही इसमें पहुंच पाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है लास्ट वाले फ्रैक्शन में नीचे की तरफ, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। जब आप अंश को 1 बनाते हैं और हर को आप काटते हैं तो ध्यान रखिएगा जो सबसे छोटा मान देता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सिंप्लीफाई हमें इसको करना है दोस्त, तो सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं। देखिएगा 4 का स्क्वायर हमारे पास है, इसको कैंसिल आउट करके सिर्फ 4 लिखते हैं। 4 से हम 8 को कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, और 2 से यहाँ पावर कर सकते हैं 3। 4 चौका 16, 16 16 256, और 2 की पावर 3 आपके पास 8 हो जाएगी। तो 25 इंटू 8, 200 तो 2000 तो ये हो जाएगा, और 48 और बन जाएगा आपके पास, 2048 आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन पे आइए।
6, 8, 10 और 12 का औसत, भाई बहुत ही खतरनाक सवाल आया है। 6, 8, 10 और 12 का औसत हमें चाहिए। तो 6, 8, 10 और 12, देखिएगा सारे के सारे नंबर्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। एवरेज मिडिल में लाई करेगा, 8 और 10 के बीच में एवरेज 9 बन जाएगा। या ऐड भी कर सकते हैं, 12 और 6 18, 10 और 8 18, 36/4 9 आपके पास में बन जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वन था हमारे पास में, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 है। एक ठोस अर्धगोला है हमारे पास में, सॉलिड हमारे पास में अर्धगोला है, ये हमारे पास में कंडीशन है भाई यहाँ पे। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास में दे रखा है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास में सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है सर, वो हमारे पास होता है कितना, 3πr²। और इस 3πr² का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 155। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, केवल हमसे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई। 155 है बिल्कुल, 3 इंटू और पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 22/7 हमें पुट करना है, इंटू हमारे पास r² है बराबर आपके पास 155 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 3 से नहीं कटने वाला, कोई भी चीज़ यहाँ पे कटने नहीं वाली है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5 = 35 आपके पास हो जाएगा 5, 3, 7 15 7 105, 108, तो 1085। नीचे आपके पास आ जाएगा 22 × 3 66, और रूट अगर आप हटाएंगे तो स्क्वायर रूट। तो आर का वैल्यू 1085 डिवाइडेड बाई 66, दैट्स ऑल। इतना ही क्वेश्चन था ये हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक का अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। वह 56 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है? पंखे का अंकित मूल्य कितना है? तो इसको तो बहुत आसानी से या तो आप फ्लो लेके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट हमारे पास में होता है वो मार्क प्राइस और डिस्काउंट का क्या होता है सर, सक्सेसिव हो जाता है। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट का आप सक्सेसिव भी यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्रय मूल्य है, हमने क्या किया, 50% अधिक अंकित कर दिया। तो सिंपली हम फ्लो लेके करते हैं। हमारे पास 100 था, 100 हमारे पास में कॉस्ट प्राइस था। हमने मार्क प्राइस कितना कर दिया भाई, 50% एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब 150 हमने लिख दिया। इसके बाद में 10% का हमने डिस्काउंट भी दे दिया, तो 10% यहाँ से हमने कम किया। डिस्काउंट हमने 10% दिया, तो 150 का 10% अगर लेते हैं 15 हमारे पास हो जाएगा। 15 रुपीज़ अगर हमने कम किया तो 135 हमारे पास क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस 100, सेल किया 135 में, प्रॉफिट कितने का बना सर हमारे पास में? तो प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है सर 35 यूनिट का। और इस 35 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 56। आपसे पूछा क्या है सर, अंकित मूल्य कितना होगा? तो 150 का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो 150 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। 56 जो है सर, ये अपने आप में 35 यूनिट का वैल्यू है, हमें चाहिए 150 यूनिट का वैल्यू। 7 से काट दीजिए 8 बार, 7 से काट दीजिए सर 5 बार, 5 से काट दीजिए दोस्त 30 बार, तो 30 × 8 अगर हम करते हैं तो 240 हमारे पास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा मेरे भाई। आई होप ये भी क्लियर हो चुका है, आप बना पा रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन जिस वाट का उपयोग करता है उसका वजन उस वाट पर लिखे वजन से 37% कम है। जो वजन लिखा हुआ है वो कितना है, 37% लेस वेट उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम का वजन हम लेने गए या 100 किलो हम लेने गए, तो उसने जो वजन उपयोग किया वो कितना किया भाई, 37% कम था। 37% कम था, दैट मीन्स हमारे पास 63 ग्राम या 63 किलोग्राम का ही वजन था एक्चुअल में। तो उसने आपको दिया कितना, एक्चुअल में हमें कितना मिला भाई, 63 किलो ही हमें वजन मिला, और पैसे कितने के ले लिया, 100 किलो के। तो इसको क्या हो गया, कुछ ना कुछ फायदा बन गया। फायदा कितने का बना भाई, देखिएगा सामान तो दिया है आपको 63, और फायदा कितने का ले लिया, इनके अंतर का 37 का, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा सर, 100 हमारे पास में हो जाएगा, 100 हमारे पास में हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट होना नहीं है। 3700 डिवाइडेड बाई 63,
तो देखिएगा 6 6 36, 6 बार तो नहीं दे सकते सर, 5 बार दिया जा सकता है। 5 की लाइन में एक ही आंसर है 58 46 बाई 30 63%। ठीक है, 58 46 सही 63%, ये करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं। नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक व्यय 260 रुपए से बढ़ जाता है। डेली का खर्चा 260 से बढ़ जा रहा है और प्रति विद्यार्थी औसत व्यय 10 रुपए से कम हो जाता है। मेस का मूल दैनिक व्यय कितना था? ठीक है, देखिए शुरुआत में हमारे पास में 80 स्टूडेंट थे। अगर हम इनिशियली एवरेज अगर मान के चलते हैं कि इनिशियल एवरेज अगर ए था, तो जो टोटल खर्च था सर हमारे पास में, वो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 80 लोग थे और सभी का खर्चा ए रुपीस था, तो टोटल खर्च हो जाएगा 80 हमारे पास में। ठीक है, अब देखिएगा 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं और दैनिक व्यय 260 रुपए से बढ़ जाता है। तो पुराना जो खर्चा था हमारे पास 80 उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 260 की। और नए विद्यार्थी कितने हो गए भाई? 80 + 30 110 हमारे पास न्यू स्टूडेंट हो गए और औसत व्यय 10 रुपए से कम हो गया। जो पहले औसत ए था अब उसमें 10 रुपए क्या हो गए? कम हो चुके हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, 110 ए यहाँ से आएगा, 80 यहाँ से जाएगा सर। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 30 ए और 110 यहाँ से बन जाएगा सर आपके पास में कितना? 1100 आपके पास में बन जाएगा, है ना। 10 का मल्टीप्लाई 1100 और 1100 अगर हम इस तरफ ट्रांसफर करके लाते हैं तो 260 के साथ ऐड होगा, तो टोटल बनेगा 13600। 0 आपके पास कट जाएगा, 3 चौका 12। ठीक है, आपसे पूछा क्या है सर वो देखिएगा। यहाँ पे आपके पास में 80 30 बिल्कुल सही यहाँ पे, और 1260 और 1100, 11 12 1360 रुपए आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 136/3, 136/3। ठीक है, आपसे पूछा है मैस का मूल व्यय कितना था, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा हुआ है कि स्टार्टिंग में जो एक्सपेंडिचर आपके पास में था वो कितना था सर। तो स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर कितना था भाई? 80 हमारे पास में था, इसका वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो 80 × 136/3, ये तो कैंसिल होगा नहीं, हमें लगभग में मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 छिंग 48 का हो जाएगा सर, 8 बचेगा 4, 8 13 13 8 104 और 108, तो 10880 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काट दीजिएगा, 3 3 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 20, 3 छिंग 18, 36 26 आपके पास में टोटल जो खर्चा बनेगा वो आपके पास लगभग में बन जाएगा भाई 3626 रुपए का। इसके आसपास ऑप्शन देखिएगा, 3630 रुपए आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नियर ऑफ लगभग में मान हमसे पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 3630 यहाँ पे बन जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। हमें सवाल ने भी कहा था कहाँ तक पूर्णांकित करना है भाई? दहाई तक पूर्णांकित करना है, दहाई तक, इकाई तक नहीं, यूनिट डिजिट नहीं, दहाई तक। तो 3630 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है। यदि दुकानदार किसी उत्पाद पर 10%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूट देता है तो एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको एक सिंगल डिस्काउंट यहाँ पे बताना है सर। तो सिंगल डिस्काउंट के लिए कहीं ना कहीं इन तीनों डिस्काउंट को आपने ऐड करना है। अगर तीनों को आपको ऐड करना है तो पहले 2 को ऐड कर लेते हैं, 10 और 15 को ऐड कर लें, या पहले 10 और 20 को ऐड कर लेते हैं, ये भी ज़्यादा सही है। 10 और 20 को ऐड कीजिए। 10 और 20 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 10 + 20 माइनस 10 × 20/100 आपके पास हो जाएगा। ओवरऑल डिस्काउंट कितना बनेगा सर? देखिएगा 10 और 20 30, 30 - 2 आपके पास बनेगा 28%। अब इस 28 को 15 के साथ जोड़ते हैं, तो 28 + 15 और माइनस आपके पास हो जाएगा 28 × 15/100, यही बनेगा। 5 3 15, 5 से काटिए 20 बार, 4 7 28, 4 5 20, 21/5, तो 28 5 33 10 43 और माइनस 21/5 आपके पास में हो जाएगा। दैट मीन्स 4.2 आपके पास में हो जाएगा सर। अगर हम यहाँ से 5 कम करते हैं तो हम पहुँचते हैं मेरे भाई 38 पे, तो 38.8% आपके पास में क्या होगा? ओवरऑल यहाँ पे डिस्काउंट बन रहा होगा। 38.8% का ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पे बना होगा। चलिए, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था सर हमारे पास 16 + √6 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म 6,
माइनस √9 हो जाएगा 3 माइनस 15 माइनस 11 आपके पास में हो जाएगा। 16 माइनस 15 हमारे पास में बचेगा सर 1 6 और 1 7 7 माइनस अगर हम 11 करते हैं तो माइनस का 4 हमारे पास में बचा रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा वापिस से हमारे पास में क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो ये आपके पास 3/2 प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा 7 और 3 10 10/7 पलटेंगे तो 7/10 और माइनस आपके पास हो जाएगा सर 3/5। एलसीएम ले लीजिए 2 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10 2 5 5 2 5 5 3 15 प्लस 7 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 6 तो 16/10 आपके पास बचा रहेगा। 16/10 2 से कैंसल आउट करते हैं तो 8/5 आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है। देखिएगा जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या को 12 15 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो संख्या निकालो जो पूरी तरीके से कट जाए। आपके पास में नंबर्स हैं सर 12 15 और 20। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। एक ऐसी संख्या है जो सभी में डिवाइड हो जाएगी, सबके टेबल में आ जाती है। शेषफल 5 बचता है, इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो नंबर कितना हो जाएगा सर 60 प्लस 5 हमारे पास में हो जाएगा, दैट मीन्स 65 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में कंडीशन दे रखी है को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर हम 65 को 4 से भाग देते हैं सर, 4 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो देखिए 64 तक तो हम जा सकते हैं। शेषफल कितना बचेगा सर 1 बचा रहेगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 हमारे पास में बच जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा सर आपके पास में बन, यहाँ पे आंसर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर, 25% मकान के किराए पर और 12% परिवहन पर और शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास बची शेष आय उसकी आय का कितना प्रतिशत है। उसके पास में बची शेष आय उसकी आय का कितना प्रतिशत है, तो हमें नहीं पता कितनी। सपोज कर लीजिए इस व्यक्ति की जो आय है सर वो 100 रुपीज़ है, या 100x भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 48% खाद्य पे खर्च कर दिया। अगर हम खाद्य पे बात करते हैं तो 100 का 48% 48 रुपये यहाँ पे खर्च कर दिया। 25% मकान के किराए पर, जो किराया इसने दिया है सर वो दिया है 25%, तो 25 रुपये यहाँ पे खर्च कर दिया क्योंकि अभी से इसकी बात नहीं हुई। आगे 12% परिवहन पर, परिवहन पे इसने खर्च कर दिया 12%, ठीक है। और शेष आएगा अब जो बचा हुआ है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं भाई इसका शेष हमारे पास में कितना बचा। तो देखिएगा 48 और 12 60 20 80 5 85 रुपये ये ऑलरेडी खर्च कर चुका है। शेष यहाँ से बचा है सर 15 रुपये, ठीक है। आगे बोला शेष आय का 60% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष आय पे जो 60% है इसका मतलब जो बचा हुआ है ये 15 रुपये, इसका 60%, 15 का 60% कितना होगा 90। 15 इंटू 60 900/100 मतलब 9 रुपये शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो जो बचा हुआ पैसा है, बचत देखिएगा कितनी बची इसकी 6 रुपये बची। आपसे पूछा है उसकी आय का ये 6 कितना परसेंट है, तो 100 का 6 कितना होगा सर 6% ही हो जाएगा। 100 का 100 हमारे पास में, 100 का अगर हम 6 की बात करते हैं तो कितना परसेंट होगा 6%। 100 पे एज इट इज कंडीशन होती है। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा की चाल हमें निकालनी है। तो धारा की दिशा में चलता है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम हमारे पास में दे रखा है कितना स्पीड है भाई 25 का, और धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम हमारे पास में दे रखा है 15 का। आपसे पूछा है करंट का स्पीड, तो करंट का स्पीड हम निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पे निकालते हैं 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, बचेगा 10। 10/2 कितना हो जाएगा सर 5 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा आपके पास में सवाल है भाई, एक एक्सप्रेशन दिया है, सॉल्व करते हैं। 4/2x², तो 2x² ये हो गया, प्लस आपके पास हो जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा 1, प्लस आपके पास हो जाएगा 2x², माइनस हो जाएगा 7x,
प्लस हमारे पास में हो जाएगा 3। जस्ट ऐड कर देते हैं, देखिएगा 4x² आपके पास में हो जाएंगे सर। 4x माइनस 7x अगर हम करते हैं, 4 माइनस 7, तो ये बचेगा -3x, -3x, और 3 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो प्लस का 2 हमारे पास हो जाएगा। तो 4x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास में यहाँ पे बचा रहेगा। 4x² माइनस का 3x और प्लस का आपके पास में 2 यहाँ पे बचा रहेगा सर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 13 घंटे में तय करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ अधिक दूरी को 15 घंटे में तय करता है, यदि तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? हमें टोटल यहाँ पे औसत चाल लिखनी है। तो जो एवरेज स्पीड होती है सर, वो हमारे पास में क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हम निकाल सकते हैं ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 13 घंटे चला, तो कुल दूरी कितनी चली होगी भाई? 3 गुणा 13, कुल दूरी ये चला होगा 3 गुणा 13। ठीक है। सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ अधिक दूरी 15, तो 6 की स्पीड से चला सर ये 15 घंटे तक। कुल समय देखिएगा कितना है, पहले 13 घंटे चला, बाद में 15 घंटे चला, तो कुल समय इसको लगा भाई 13 प्लस 15, यहाँ पे 13 तिया 39, 15 छिक्के 90, 90 और 39 अगर हम ऐड करते हैं तो 100 और 29, 129, और नीचे आपके पास हो जाएगा 28, तो 129 डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। 28 से इसको काटिएगा, 28 इंटू 4, 112 तक हम चल सकते हैं, तो 4 112 आपके पास बचेगा 17/28, आपके पास बचेगा 17/28, तो किलोमीटर पर आवर। 417/28 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, किसी मान में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, कुल वृद्धि बतानी है। तो कुल वृद्धि हो जाएगी भाई, हर बार बढ़ा ही रहे हैं, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100 हमारे पास में हो जाएगा। तो देखिएगा टोटल कितना हो जाएगा भाई, 10 और 20 30, 30 और 2 32%, 32% इज द करेक्ट आंसर। ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होगा 32% का हमारे पास में हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, 5, 155 और 83 का एलसीएम आपको लेना है। 5, 155 और 83 का हमें क्या चाहिए सर? एलसीएम यहाँ पे चाहिए होगा। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए? इनका फैक्टर ले सकते हैं, इनका फैक्टर्स ले सकते हैं। तो देखिए 5 तो आपके पास में एज इट इज़ है सर, 5 तो कोई कर ही नहीं सकता, हम 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। 155 को अगर हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो 5 इंटू 31 में हम तोड़ सकते हैं। 83 टूटना नहीं है, तो ये हो जाएगा 83 इंटू 1। ठीक है, अगर आप एलसीएम भी यहाँ पे बनाते हैं तो एलसीएम आपके पास में हो जाएगा 83 इंटू 155। बस इतना ही हमें करना होगा, क्योंकि 155 और 5 का एलसीएम तो 155 ही हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही करना बाकी है हमारे पास, 12,865 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपसे क्या कहता है सवाल। शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक बेईमान दुकानदार इसमें 43 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 60% का लाभ होता है। तो हमारे पास जो प्राइस है सर वो है 86 रुपये प्रति किलोग्राम। हमने इसमें मिलावट कर दी कितने की? 43 रुपये प्रति किलोग्राम वाले की। और दोनों का मिलावट करने के बाद में जो हमारे पास में एक्चुअल कॉस्ट बना वो तो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हमने जब इसको 80 रुपये में बेचा तो हमारे पास में 60% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब ये अपने आप में 160% का वैल्यू है। 80 से 2 बार और 2 से ये कट जाएगा सर हमारे पास में 50 बार। इसका मतलब जो लागत हमें पड़ी होगी वो कितनी पड़ी होगी सर? 50 रुपये पड़ी होगी। लागत हमें कितनी लगी होगी? 50 रुपये की लागत हमें लगी होगी। अब हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, एक अनुपात यहाँ पे बना सकते हैं कि किस अनुपात में हमने मिलाया होगा। तो जस्ट इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 50 43 7 हो जाएगा,
और 50 और 86 आपके पास 36 हो जाएगा। इसका मतलब 7:36 में आपने मिला रखा है, 7 किलो 86 वाला, 36 किलो 43 रुपए वाला, इनको मिक्स किया, कॉस्ट पड़ गई 50 रुपए, 80 में बेचा, 60% का प्रॉफिट इसको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 12,100 रुपए हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हम देखिएगा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बना सकते हैं। प्रिंसिपल है 10,000, अमाउंट आपके पास में है 121,000, इसकी पावर हम कर सकते हैं सर 1/2, क्योंकि 2 बार ब्याज मिलेगा। रेशो बना दीजिए, तो सिंपल अगर हम रेशो लेते हैं तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट 10 से 11, 10 से अगर 11 हो रहा है सर, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई अगर हम 100% करते हैं तो जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आ जाएगा, सिंपली आप कह सकते हैं 10%। 10%, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या कहता है। 3 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। हम जानते हैं कि अगर हर एक संख्या में जो परिवर्तन करते हैं वही परिवर्तन हमें माध्य में भी झलकता है। तो ओवरऑल हमारे पास में जब सब में 2 जोड़ा तो माध्य में भी 2 ही जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहता है। अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 189, 48, 195 है। इन भुजाओं को एक बार गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर इन भुजाओं में हमारे पास में समकोण त्रिभुज का पैटर्न बन जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा। 189, ये है सर हमारे पास 48, और एक ले लीजिए 195। अगर हम इनको देखते हैं गौर से, इन नंबर्स को देखिएगा, ये है सर हमारे पास में 3 × 16, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 63, इसको हम लिख सकते हैं सर 3 × 6, 5, 65, 195 इस तरफ आना चाहिए वैसे, है ना, बड़ी भुजा इस तरफ आएगी ना भाई। तो 195 यहाँ पे लेते हैं और 189 यहाँ पे ले लेते हैं। अब अगर आप इनको देखते हैं गौर से तो ये आपके पास में है 3 × 65, और ये है सर आपके पास 3 × 63। तो अगर हमें याद है भाई 16, 63, 65 अपने आप में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस अगर ये ट्रिपलेट है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, 1/2, आधार हमारे पास में हो गया है सर 48, और ऊंचाई अगर हम बात करते हैं तो 189 हमारे पास में हो जाएगी। 2 से काट दीजिएगा सर, ये कट जाएगा आपके पास 24 बार, 4 9 36, इकाई का अंक 6 आएगा, 45, 36 इज द ओनली आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि पी की आयु 25 वर्ष है तो पी की आयु अनुपात में 5 इकाई है जिसका मान 25 दे रखा है, तो इस 9 का मान कितना हो जाएगा भाई, 5 का 5 गुना, तो 9 का 5 गुना 45 वर्ष। तो क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है, तो देख लीजिए क्यू कितना बड़ा है भाई, 45, 25 से कितना बड़ा है, तो 20 वर्ष ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा 0.5, तो ये तो ठीक है भाई 0.5, 48 दूनी 96, तो 0.96 यहाँ से बन जाएगा। 0.5 प्लस 48 दूनी 96, तो अगर हम इसमें लेते हैं 4.8 तो ये हो जाएगा सर 0.96, डिवाइडेड बाई, देखिएगा 1.2 से 2.4 2 टाइम्स कटेगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 0.45 हमारे पास में ये हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 0.5 प्लस ये हो जाएगा 96/2 48, 0.48, और माइनस आपके पास 0.45 हो जाएगा सर, 0.45 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिएगा कितना बनेगा ये, अगर हम 55 और इसमें बढ़ा देते हैं तो 53। देखिए 0.5 और 0.45, या इन दोनों को ही सेट कर देते हैं पहले, तो 0.5 तो ये रहेगा, प्लस 48 माइनस 45, दोनों में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, कितना बचेगा 0.03, और इसको ऐड करते हैं तो 0.5 और बाद में आ जाएगा सर 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है आपसे। 10,000 रुपए के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली
6% की वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष बाद दे मिश्रधन क्या होगा? अमाउंट आपको निकालना है 1 साल के बाद में। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं सर, देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में दिया है 6%, बट ये कैसा है सर? पर एनम है, ये तो ईयरली है। और कैलकुलेशन कैसी करनी है? हाफ ईयरली। तो रेट हमें क्या चाहिए सर? हाफ ईयरली रेट चाहिए। तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा भाई? 3%। टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देखिएगा, हर 6 6 महीने में अगर ब्याज मिल रहा है तो 1 साल के लिए गणना करनी है। 1 साल में मिलेगा 2 बार। 2 बार जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? 3+3। पहले साइकिल में 3, दूसरे साइकिल में 3, प्लस आपको कितना मिल जाएगा? 3×3/100 हमारे पास में हो जाएगा। 6.09% का आपको क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं डायरेक्ट। देखिएगा CI कितना हो जाएगा सर? 10,000 पे आपको चाहिए, तो 10,000 का 6.09% हमें एज एन इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। 0000 6.09 आपके पास हो जाएगा सर 609 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर आपके पास में? 10,000 तो आपने उधार लिया है, वो तो देना ही पड़ेगा। 609 रुपये ब्याज का भी आपको देना पड़ेगा, तो कुल अमाउंट हो जाएगा 10,609 रुपये। देखिएगा सेम पैटर्न पे हमारे पास में क्वेश्चन आ रखा, प्रीवियस शिफ्ट में भी हमने डिस्कस किया। एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती हैं और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती हैं। यात्री को मिल रही है भाई 6 6 मिनट में, यात्री को मिल रही है 6 6 मिनट में। तो हमने तरीका सीखा था कि स्पीड ऑफ मैन, ये जितनी दूरी चलेगा सर कितने मिनट में? 6 मिनट में। रिमेनिंग देखिए दोनों का अंतर ले लीजिए। स्पीड ऑफ बस, टाइमिंग कितना है यहाँ पे? देखिए 8 मिनट में निकल रही, 6 मिनट के अंतराल में, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। वैल्यू किसकी दे रखी? बस की स्पीड हमारे पास में दे रखी है भाई। तो बस की स्पीड है 24 × 2, और यहाँ से हो जाएगा सर स्पीड ऑफ मैन इंटू हो जाएगा 6। 6 से काट दीजिए 4 बार, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। हमने लास्ट क्लास में जो इसके पहले वाला हमने क्लास किया था, उसमें हमने ऑलरेडी इसका जो कंसेप्ट है पूरा हमने डिस्कस कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिएगा, LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है दैट मीन्स ये बना है भाई वृत्त के अंदर, है ना। आगे देखिए L और N की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। तो L और N की स्पर्श रेखाएं चाहिए, तो एक स्पर्श रेखा तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा और टिल्ट किया जाए, इतना टिल्ट कर लेते हैं ना। एक तो ये हो गई, एक हम यहाँ से ले लेते हैं, इनको यहाँ पे मिला देते हैं ना। ये हमारे पास दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। LMNO एंगल M दे रखा, L और N, तो ये हमारे पास L पॉइंट हो गया, ये हमारे पास N पॉइंट हो गया। चतुर्भुज है LMNO, LMN, और इस तरफ ले लेते हैं सर O, LMN और O, ये हो गया हमारे पास। एंगल M 102 डिग्री है, एंगल M हमारे पास 102 डिग्री है, ठीक है। एंगल LPN ये कहाँ पे मिलती हैं भाई? P पे मिलती हैं, ये हमारे पास P पे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर ये 102 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 78 रिमेनिंग, ये हो जाएगा हमारे पास में 78 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। 78 डिग्री हमारे पास सामने वाला कोण हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण 180 डिग्री पे काट रहे होंगे। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या है भाई? इस वाले कोण के लिए बात करनी है, इस वाले कोण के लिए बात करनी है। तो देखिए हम थोड़ी सी यहाँ पे कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। या अगर हमारे पास में ये सेंटर O है, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं। अगर O हमारे पास में सेंटर है मेरे भाई, तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है मेरे भाई? 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी कोण कितना बनेगा सर? 90 डिग्री बनेगा। ये 102 है हमारे पास, तो यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा? देखिए दो कोण हमारे पास में आ चुके हैं, 90 90। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये 78 है, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बन रहा होगा सर? यहाँ पे तो इस तरफ अगर 102 बन रहा है,
तो यहाँ पे भी हमारे पास 78 डिग्री, 102 ही होना चाहिए वैसे, यहाँ 102 हमारे पास में यहाँ पे कोण बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि केंद्र पे बना हुआ जो कोण है, क्योंकि एक जीवा अगर हम बना लेते हैं, तो एक जीवा की अगर हम रचना करें, जैसे एल और एम एक जीवा बनाते हैं, ये इसको अगर यहाँ से ऐसा मिला दिया जाए, एक और बार हम मिला देते हैं, देखिएगा अगर हम यहाँ से इसको ऐसा मर्ज कर दें, ये एल और एम एन हमारे पास जीवा होगी। इस जीवा के द्वारा केंद्र पे 78 डिग्री का अगर कोण हमारे पास में केंद्र पे नहीं, परिधि पे अगर 78 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका हाफ हमारे पास यहाँ पे बनना चाहिए, इसका डबल हमारे पास में बनना चाहिए। तो इसका डबल हमारे पास में बन जाएगा, या फिर इस तरफ बना लें, इस तरफ बना लें, तो इस तरफ भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी जीवा के द्वारा अगर केंद्र पे यहाँ पे कोण बन रहा है, थोड़ा सा इसको डायग्राम थोड़ा सही बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना यहाँ से, रुकिएगा एक बार डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये हमारे पास में चतुर्भुज था, यहाँ अगर हमने इसका केंद्र ले लिया, सपोज ये केंद्र है हमारे पास ओ, अगर ये केंद्र ओ है मेरे भाई, तो देखिएगा केंद्र से हम इसको मिला देते हैं ना, केंद्र से हम इसको मिला देते हैं, ओ से हमने एल को मिला दिया, ओ से हमने एल को मिला दिया, ठीक है, और ओ से हम इसको मिला देते हैं एन को, ओ से हम मिला देते हैं एन को। तो ये जो एंगल बनेगा सर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जो भी परिधि पे बन रहा होगा, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है 78 का डबल हो जाएगा, तो 78 इंटू 2 140, 156 डिग्री ये हो जाएगा, 156 डिग्री ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक चतुर्भुज आपके पास में बन जा रहा है। एक चतुर्भुज अगर हम देखें तो चतुर्भुज देखिएगा आप कौन सा, LONP, LONP, इसके सारे कोण आपके पास आ चुके, तो 156 प्लस 2 कोण आपके पास 90, 90 है, और एंगल P आपके पास में रह गया है, और एंगल P आपके पास में रह गया, इनका योगफल होना चाहिए 360। तो अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 180, 156 माइनस 180 अगर आप करते हैं, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 24 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा 24 डिग्री का, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, वापिस से सिंप्लीफिकेशन आपके पास है, 5/4 तो एज इट इज़ रहेगा सर, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 और 3 10, 10 तो ऊपर चला जाएगा 7/10, माइनस आपके पास हो जाएगा सर 4/3 यहाँ पे। इसको जस्ट क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेना होगा, 4, 10 और 3, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 में सब एडजस्ट हो जाएंगे, 15 5 75 प्लस 42, 3 से 20 बार, 20 चौका 80, तो -5 और यहाँ पे बचा रहेगा, तो आपके पास बचेगा 37/60, 37/60, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। अगला देखिएगा क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, 699,138 किससे डिविजिबल है, 699,138 किससे डिविजिबल है। लास्ट में 8 है सर हमारे पास में, तो 99 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 9 दूनी 18 हो सकता है, वैसे पॉसिबल तो है, चलिए चेक करते हैं। 699,138, सबसे पहले सम ले लीजिए, 9 तो खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म, 639, 9 से ये डिविजिबल है, ये हमारे पास 9 से तो डिविजिबल है, तो 102, 102 होता है 17 6, 9 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। चेक कीजिए क्या ये हमारे पास 11 से डिविजिबल है, 9 और 6 15, 15 3 18, 6 और 1 7, और 7 और 8 15, 6 और 9 15, 15 3 18, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 1 18, 18 18, बिल्कुल भाई 11 का मल्टीपल है ये 11 का भी मल्टीपल है, ये 11 का भी मल्टीपल है, 9 और 1 10 8 18, 11 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, 99 से तो कट ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। तो हमारे पास 30 लीटर है भाई ए में, जिसकी कॉस्ट है 40 रुपये प्रति लीटर। कंटेनर बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है, 50 लीटर हमारे पास में, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, इसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, ये कॉस्ट हो गई। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत और कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है।
इन दोनों को मिक्स करना है। तो सिंपल रेशियो ले लीजिए 3 और 5। देखिएगा 40 रुपये इसकी कीमत है, 50 रुपये इसकी कीमत है, तो 40 रुपये तो होगी भाई एवरेज, 40 तो होगी, 40 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 10 लिखा जा सकता है। 10 रुपये कीमत ज़्यादा है, कितने लीटर की, 5 लीटर की। तो 10 रुपये कीमत ज़्यादा है दोस्त हमारे पास 5 लीटर की, और ये जो एक्स्ट्रा कीमत है ये 3 और 5 8 में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास में टोटल 3:5 में हमने मिक्स किया, तो 3 और 5 ये डिवाइड हो जाएगी 8 में। तो टोटल देखिएगा 50/8, 8 × 48, 6, 6.25। तो ओवरऑल जो कॉस्ट बनेगी वो हमारे पास कितनी बनेगी, 46.25 रुपीज़। 46.25 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट हमारे पास में पड़ेगा दोनों को मिलाने के बाद में। आपसे पूछा ए से कितना ज़्यादा है, तो ए की कॉस्ट थी 40, 40 से ये कितना ज़्यादा है भाई, 6.25 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। 6.25 रुपीज़ क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा है इसकी लागत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से। 8% की दर से 3 वर्ष 24% ब्याज मिलेगा। 6% की दर से 3 वर्ष 18% का ब्याज मिलेगा। ये कितना ज़्यादा है सर, 6% ज़्यादा है। इस 6% का वैल्यू कितना दे रखा सर, 360। ठीक है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 60। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 6000। तो एक्चुअल जो मूलधन होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6000 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला 24, 15, 17। पावर देखिए सभी के पास -3 है, केवल आपको 24, 15 और 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20, आखिर में 0 आना तय है हमारे पास में। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास कोण है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सर इसका। इसमें जानकारी क्या दे रखी देखिएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो त्रियक ऊंचाई हो जाएगी सर 17। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, 8, 15, 17 का पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में हो जाएगा सर, पहले वक्र पृष्ठ ले लीजिए πr_l, और प्लस आपके पास हो जाएगा πr²। अगर आप यहाँ से पाई और r अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास l+r बचेगा, l+r बचेगा। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई r का वैल्यू है सर 8 और l+r 17, 8 कितना हो जाएगा 25। तो 25 अट्ठे आपके पास हो जाएगा मेरे भाई 200, और यहाँ पे आ जाएगा पाई। तो वैल्यू क्या होगी सर, 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारे पास में जो CBT 2 हमारे पास में मेंस का पेपर हुआ था, इसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो हमारे पास में है। इसमें हमने देखा किस तरीके से हमारे पास में रेलवे के जो एग्जाम्स है हमारे पास क्वेश्चन किस लेवल पे पूछता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें बढ़िया से क्लियर हैं, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। तो मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा सा अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या आपके सुझाव हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।